नमस्कार दोस्तों। रीट और ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्तियां हैं दोनों, और दोनों ही जल्द होने वाली है। इसी को लेकर आज हम लेकर आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के वे पर्सन जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा एग्जामों के अंदर रिपीट होते हैं। वैसे 111 महत्वपूर्ण पर्सन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, लेकिन इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर आप कर जाते हैं गलती और रुक जाता है सिलेक्शन। इसलिए ये 111 टॉप पर्सन है, इनको जरूर देखें। हार्ड पर्सन एक भी नहीं रहेगा। आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि छोटा बच्चा भी इनको सोल्व कर सकता है, लेकिन पढ़ना जरूरी है दोस्तों। और हर एक क्वेश्चन है उसका कमेंट करते जाना है। रही बात ग्रेड सेकंड की, मैं पहले बात कर लूं तो ग्रेड सेकंड के अंदर जीके प्लस शिक्षा मनोविज्ञान यानी प्रथम प्रश्न पत्र होना है, वो संपूर्ण हमने करवाया है। क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, नोट्स आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में मिलेंगे। बात करते हैं रीट की, तो रीट के लिए राजस्थान जीके का पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो करवा रहे हैं। राजस्थान जीके जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है फिर हम शिक्षा मनोविज्ञान करवाएंगे दोस्तों उसके लिए, तो वो भी नोट्स आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में मिल जाएंगे। दोस्तों, आज जो रहेगी ये शिक्षक भर्ती साइकोलॉजी के टॉप एमसीक्यूज, बहुत ही सरल वाले क्वेश्चन जो बार बार हर एक क्वेश्चन, ये मान के चलिए कि राजस्थान की जो शिक्षक भर्तियां होती है, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई, कोई सी भी शिक्षक भर्ती हो उसके अंदर पूछा जाता है दोस्तों। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अंत तक जो भी साथी जुड़ते हैं अंत तक ये क्लास जरूर देखना। वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो साथी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं उनके लिए यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, उस पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपकी, कमेंट करके आपको फटाफट उत्तर देना है दोस्तों। मैं आज व्याख्या नहीं करूंगा तबीयत की वजह से, लेकिन क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, आप व्याख्या अपने आप कर लोगे इनकी। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह क्या दर्शाता है? सृजनशीलता, प्रतिभा, कुशलता या दार्शनिक? जैसे ही मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ूंगा, मात्र 3-4 सेकंड का आपको समय दूंगा जिसमें आप फटाफट अपना उत्तर दे देना। क्या दर्शाता है? एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक की थैलियां हैं उनसे कलात्मक वस्तुएं बना रहा है, मतलब यह बालक की सृजनशीलता है उसको दर्शा रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए यहां पे रहेगा सही। अगला क्वेश्चन, एक बालक सामान्य वस्तु से नए नए उपयोग करता है, यह क्या दर्शाता है? नटखटता, प्रतिभा, सृजनशीलता या कलात्मकता? सामान्य वस्तु से नए नए उपयोग मतलब यह भी सृजनशीलता ही दर्शा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत करती है उसकी मंदबुद्धि का, औसत बुद्धि का, प्रतिभाशीलता का या सृजनशीलता का? असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत कर रही है उसकी सृजनशीलता को दोस्तों। तो सिंपल से क्वेश्चन है ना ये, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। इसको बड़ा बना दिया जाता है, क्वेश्चन है इसको 2-3-4 लाइनों में बना दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन का सार यही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, तो ये तो पहला क्वेश्चन है, उसका रिपीट बनाया गया है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो गत वर्षों में आए हुए हैं दोस्तों। 111 में से एक भी ऐसा पर्सन मैंने नहीं लिया है जो किसी भर्ती में नहीं आया हुआ हो, सबके सब पर्सन आए हुए हैं। रिपीट भी होंगे यहां पर क्वेश्चन 1-2। तो एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, यह किसको कर रहा है? सृजनशीलता को दर्शा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट उठाइए क्वेश्चन, एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिमा का धनी है, उसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ रहेगी? बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, विशिष्ट या सृजनशीलता? यह थोड़ा हटके क्वेश्चन आया, बताइए। एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिमा का धनी है, कौन सी श्रेणी उसके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगी? कौन सी? विशिष्ट वाली दोस्तों। तो अच्छा क्वेश्चन है ना ये भी। नेक्स्ट में चलिए, सृजनात्मक की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया है उसके द्वारा सृजनात्मकता विभिन्न गुणों का मापन करते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प उन गुणों को अंकित करता है? पूर्व चेतना, समानता, सर्वेक्षण, सूझ? विस्तार, समानता, सूझ, निरंतरता,
मौलिकता, सूझ, सर्वेक्षण, विस्तार, निरंतरता, लोकनीयता और मौलिकता, विस्तार। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना और आ सकता है इस बार एग्जाम के अंदर ही। गिलफोर्ड के अनुसार बात कर रहे हैं, सृजनात्मकता की बात हो रही है, गुणों का मापन करते हैं उसके द्वारा। तो इनमें से गुणों का विकल्प है वो आपका रहेगा द वाला, निरंतरता, लोकनीयता, मौलिकता और विस्तार। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? कमेंट करके बताइए फटाफट। व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होता है उतना ही सृजनात्मक होता है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है। सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी आवश्यक है या चाहिए। बुद्धि परीक्षणों एवं सृजनात्मकता परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में कौन सा कथन है जो सही है? यह सही है दोस्तों। सृजनात्मकता होने के लिए जो बुद्धि है वो औसत बुद्धि से अलग होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। औसत बुद्धि 90 से 110 बुद्धिलब्धि के बात तो करें तो 110 से अधिक अगर IQ आए तो उसमें सृजनात्मकता होगी। अगला क्वेश्चन, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है संवेदनाओं के प्रति गतिशील चिंतन का अभाव, समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना या प्रबल जिज्ञासा। बताइए दोस्तों, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण क्या होता है? प्रबल जिज्ञासा। क्या होता है? प्रबल जिज्ञासा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विद्यार्थियों की किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है। उसके निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है। अपने जीवन में आगे कोई उन्नति करने के लिए अपने स्वयं में सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने में उनके लिए सहायक होंगे। उसकी कल्पना शक्ति विकसित होती है। क्वेश्चन को पढ़ लेना, आया हुआ ये, विद्यार्थियों की किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव क्या होगा? अपने स्वयं में सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने में उनके लिए सहायक होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, पास में लिटोल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में क्या होता है? अच्छा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। आज किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का उनको एक अवसर प्रदान करके, किसी जांच पड़ताल करने के लिए हतोत्साहित करके, उनको कोई विषय देकर उससे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करके, उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करके विकसित नहीं की जा सकती है। किसके द्वारा? किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको अगर हम हतोत्साहित करते तो उनमें हम सृजनात्मकता विकसित नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य एवं लक्ष्य केंद्रित, पुरस्कार केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार रखना चाहिए? सृजनशीलता के पोषण हेतु हमेशा उनको कार्य केंद्रित रखना चाहिए, लक्ष्य केंद्रित साथ में नहीं दोस्तों, सिर्फ कार्य केंद्रित। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। सृजनशीलता किसी नए काम का नया परिणाम होता है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होना चाहिए। कौन सा कथन है जो सही नहीं है? यहां पे पहला ही नहीं है दोस्तों, यह गलत है आपका। सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है, यह गलत है दोस्तों, मौलिकता नहीं होती है। ऑप्शन है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तरों के 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो सृजनात्मकता से जुड़े हुए रहेंगे। आगे हम बढ़ेंगे तो यानी ऐसा क्वेश्चनों का सीरीज है हमारा। ये 111 क्वेश्चन ही नहीं आएंगे आपके पास,
ये मान के चलिए कि 1100 क्वेश्चन करवाऊंगा इसी प्रकार, एक एक टॉपिक के किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आपको मिल जाएगा यहां पर। बस आप प्रतिदिन जुड़े रहना, चाहे मॉडल पेपर आए चाहे क्वेश्चन आंसर आए, जरूर अटेंड कर लेना। तो सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है कौन से पर्सन? मुक्त उत्तर वाले पर्सन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी विचारावेश, व्याख्यान, दृश्य सर्वे या उपरोक्त सभी? किस विधि की? सिंपल सा क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार आवेश विधि की दोस्तों, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? कमेंट कर दो मित्रों, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट पढ़िए, कम समय में जितना तेज आप उत्तर उतना जल्दी आपका यह क्लास होगी दोस्तों। प्रत्येक विद्यार्थी की अंतरजातीय प्रतिभाओं का पोषण करने हेतु प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना, यह पोषण करता है दोस्तों विद्यार्थियों शिक्षार्थियों में। अगला क्वेश्चन, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों की कमियों व रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है किसकी? प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की या कोई नहीं? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों की कमियों व रिक्तियों के प्रति सजगता, यह होती है सृजनशील बालकों की विशेषताएं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता की पहचान होती है संगीत, नवीन रचना व उत्पाद, चित्रकला, पुराने व्यवहार। सृजनात्मकता की पहचान है नवीन रचना या नवीन उत्पादन दोस्तों, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता संबंधित है अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन या शैली चिंतन? यह क्वेश्चन बहुत आया दोस्तों, बहुत एग्जामों में आया है। और सृजनात्मकता संबंधित होती है अपसारी चिंतन से। किससे होती है? अपसारी चिंतन से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्ण रेखा चित्रों के अर्थपूर्ण तथा रुचिकारक चित्रों को बनाना मापन के लिए एक पद होगा। सृजनात्मकता, उपलब्धि, अभिव्यक्ति या संवेग किसके होंगे? अपूर्ण रेखा चित्रों के अर्थपूर्ण तथा रुचिकारक चित्रों को बनाना, यह सृजनात्मकता का पद होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? कठोर, रोमांचकारी, अस्वतंत्र, उत्सुक। सृजनात्मक बालक की विशेषता, यह कठोर नहीं है, रोमांचकारी होता है, अस्वतंत्र रहता है और उत्सुक रहता है, तो ऑप्शन एस सही है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में सृजनात्मकता की शक्ति कहलाती है उत्पादक क्रिया, नवीन क्रिया, अंतर्निहित शक्ति या उपरोक्त सभी? बालक में सृजनात्मकता की शक्ति उत्पादक क्रिया में, नवीन क्षमता में और अंतर्निहित शक्ति में, मतलब उपरोक्त सभी, द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना का शिक्षा में क्या स्थान है? यथार्थ ज्ञान का आधार, प्रतिबोधन में सहायक, ज्ञान के अभाव को दूर करती है या सृजनात्मकता में सहायक? कल्पना सृजनात्मकता में सहायक होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में सृजनात्मकता की शक्ति क्या कहलाती है? अंतर्निहित शक्ति, नवीन क्षमता, ये तो रिपीट हो गया वही क्वेश्चन, उत्पादक क्रिया, तो उपरोक्त सभी, द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है? जलोटा और भाटिया, मुर्रे और मोर्गन, बाकर मेहंदी और पासी, वर्मा और श्रीवास्तव। किनका दोस्तों? बाकर मेहंदी व और पासी का दोस्तों सृजनात्मकता में। अगला क्वेश्चन, एडवर्ड डी बानो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन के संपर्ते को क्या नाम दिया? एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के जो अपसारी चिंतन का संपर्ते है उसको क्या नाम दिया? उद्रव चिंतन, क्षैतिज चिंतन, बहुसांस्कृतिक चिंतन या पार्श्विक चिंतन? एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन के संपर्ते को नाम दिया था पार्श्विक चिंतन दोस्तों। क्वेश्चन 27, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? गेस्टाल्टवादियों की, संरचनावादियों की, मनोविश्लेषणवादियों की या व्यवहारवादियों की? सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है?
गेस्टाल्टवादियों की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है? पावलोव का प्रयोग और भोजन को अनुबंधन की भाषा में अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक या अनानुबंधित अनुक्रिया। दो बार आ गया ना अनुबंधित अनुक्रिया। क्या कहा गया है? अनानुबंधित उद्दीपक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित की जाए तो अंतःगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाना क्या कहलाता है? बाह्य अवरोध, विलंबन अवरोध, अनुबंधित अवरोध या विलोप। अनुबंधित स्थापित हो गया, फिर भी बार बार आप अनुबंधित उद्दीपक ही वो लेकर जा रहे हैं, तो जो अनुबंधित अनुक्रिया वो बंद हो जाती है, इसको कहते हैं विलोप दोस्तों। क्या कहते हैं? विलोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने में पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सूझ सिद्धांत, चालक न्यूनता सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने में पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया? किसमें दिया गया? पुनर्बलन, सॉरी, प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन, क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अंदर। नेक्स्ट है, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी, अनुशासन होगा, अभिवर्ती होगी या वर्धी होगी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं और जिनके 111 में से आज ये मान के चलिए 105 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, ये मानिए शिक्षा मनोविज्ञान की 99% आपकी तैयारी है। और यहां पे ऑप्शन है अभिप्रेरणा होगी, वहां पर अधिगम सर्वोत्तम होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉटसन के अनुसार शेषवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शेषवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए? आत्मनिर्भरता का विकास, जिज्ञासा संतुष्टि, क्रिया द्वारा सीखना, मूल प्रवृत्ति दमन। तो सामने दिखाई दे रहा है मूल प्रवृत्ति दमन वाली दोस्तों। क्वेश्चन 33 है, कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किए हैं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आया अभी तक और घूम घूम के आएगा, आगे आ जाएगा ये और क्वेश्चन। कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग चिंपांजी पर दोस्तों, किस पे किए हैं? चिंपांजी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है। क्या है? शून्य है, लंबवत है, ऋणात्मक है या धनात्मक? कैसा स्थानांतरण है ये? साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख ले रहा है, मतलब साइकिल चलाने के कारण उसको स्कूटर चलाने में क्या मिल रहा है? सहायता मिल रही है, मतलब धनात्मक स्थानांतरण हो रहा है यहां पे अधिगम का। अगला क्वेश्चन, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं अनानुबंधित प्रक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अव्यक्त अनुक्रिया, आदर्शीय अनुक्रिया। ध्वनि के उपस्थित होने पर कौन सी अनुक्रिया होगी पावलोव? अनुबंधित अनुक्रिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? अधिगम किसके कहते हैं? व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, तो व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने को निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? नकारात्मक स्थानांतरण, दोनों स्तुतियों में समानता, शून्य स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण। कबीर के दोहे और रहीम के दोहे, देखिए मित्रों, कबीर और रहीम के दोहे दोनों के अलग है दोहे। मतलब यहां पे कबीर के दोहे तो बालक ने रट लिए, याद कर लिए, तो रहीम के करेगा तो उसको वही प्रक्रिया जो कबीर में दर्शाई है वही दिखानी पड़ेगी। यहां पे कोई सहायता नहीं मिलेगी उसको, मतलब शून्य स्थानांतरण हो रहा है यहां पे। अगला क्वेश्चन, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसका है दोस्तों? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने दिया? आईपी पावलोव ने, आईपी पावलोव ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक है पावलोव, वर्दीमर, फ्राइड या स्किनर? कौन है? वर्दीमर, कोहलर, कोपका,
गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में, पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन है उसमें क्या किया जाता है? ऑप्शन दिए गए, कमेंट करिए मित्रों फटाफट। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आज आपने टारगेट कंप्लीट नहीं किया जो मैंने बोला है तो ये मानकर चलिए तैयारी कम है, थोड़ा शिक्षा मनोविज्ञान पर जोर देना होगा आपको। और ज्यादा बात नहीं है दोस्तों, ये 1100 क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा लगभग, ये सभी क्वेश्चन जरूर देख लेना, 80% एग्जाम में डिटो आ जाएंगे। पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन जो पावलोव का सिद्धांत है उसमें। अगला क्वेश्चन है, उदीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। उदीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम, प्रेरणा, संवेग, अधिगम, संप्रति। उदीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्णाकार, संज्ञान, अंतर्दृष्टि, अनुबंधन। गेस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है? गेस्टाल्ट पूर्णाकार, पूर्ण आकार यानी समग्र। अगला क्वेश्चन, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो सहायता कर रहा है, मतलब सकारात्मक स्थानांतरण है ये, यानी धनात्मक स्थानांतरण है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? सीखने की व्याख्या, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण, देख कर्मों से, या सीखने की पुनः व्याख्या से? हल का सिद्धांत सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से संबंधित है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। अब देखिए यहां पे आप क्या करते, ए ऑप्शन करते, लेकिन गलत हो जाता है यहां पे। नेक्स्ट, आप अपने जूते एक रैंक में रखते हैं, उस रैंक को उस स्थान से हटा दिया गया, फिर भी आप जूते रखने के लिए उसी स्थान पर जाते हैं जहां पहले रैंक रखी थी। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है ऐसा? भूल, पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि या अनुबंधन? यह आपका कमरा, यहां पे रैंक रखी हुई है, यह है दरवाजा, जैसे ही घुसते हैं यहां पे जूते रखते हैं, लेकिन रैंक को मैंने हटाकर यहां पे रख दिया आगे की तरफ। जैसे आप घुसेंगे आप यहीं पर जाएंगे, क्योंकि आपका इस जगह से अनुबंधन हो गया है। क्या हो गया है? अनुबंधन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्रता के सिद्धांत यानी गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? बताया मैंने अभी, कौन है? वर्दीमर एवं अन्य दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाला वैज्ञानिक। तो पहले आया था वो क्वेश्चन, क्या था हमारा? वो था कि कोलर ने किस पर प्रयोग किया? चिंपांजी पर, नाम सुल्तान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? पुरस्कार, बच्चों के अनुभव से जोड़ना, प्रवृत्ति को रोचक बनाना, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति। अधिगम को अभिप्रेरित यानी अभिप्रेरित, एक बालक को अभिप्रेरणा देने के लिए पुरस्कार वाला तरीका सबसे कम काम में लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, प्रलोभन का नियम या अभ्यास का नियम? सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है जिनमें यह मान के चलो कि 111 के 111 आपके सही हो, और सही रहेगा प्रलोभन का नियम, यह आप नहीं अपनाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र है? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, पढ़ते हुए भूल का सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र कौन सा है? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या उपरोक्त सभी? संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? सीखने का है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, किसने दिया? मनोविश्लेषणवादियों ने? नहीं, गेस्टाल्टवादियों ने दिया दोस्तों, ब ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक, क्या बताऊं मैं इसका, सबको पता है, वर्दीमर दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, पियाजी के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। यहां पे मित्रों जो क्वेश्चन रिपीट हुए, ज्यादा तो नहीं है, 3-4 क्वेश्चन तो रिपीट होंगे मित्रों। ये क्या होती है कि जब हम पेपर बनाते हैं, पुराने क्वेश्चन उठाते हैं, तो वहां पर जो टाइपिस्ट होते हैं वो जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी उठा लेते हैं, फिर वो चेक नहीं कर पाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। कोई बात नहीं, हमें ये तो पता चल रहा है ना कौन सा क्वेश्चन है जो कितनी बार रिपीट होता है, कितना अधिक एग्जामों में पूछा जाता है, ये जानकारी हमें मिल जाती है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था, कौन सी उम्र? संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पहली अवस्था, उम्र 0 से 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन, एक अधिगमित प्रतिक्रिया का कर्मिक लुप्त होना कहलाता है विलोपन, विभेदन, सामान्यीकरण या अनुबंधन। अधिगम के तहत कोई प्रतिक्रिया हो रही थी और वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कर्मिक रूप से लुप्त हो रही है, मतलब उसका विलोपन हो रहा है। क्या हो रहा है? विलोपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रत्यक्षतः प्रभावित होता है? कौन सा अधिगम है जो प्रत्यक्षतः प्रभावित होता है? प्रतिवर्ती क्रिया, प्राथमिक अभिप्रेरणा, वृद्धि या विकास? कौन सा अधिगम प्रत्यक्षतः प्रभावित होता है? विकास वाला दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अधिगम हेतु कोहलर का प्रयोग पर आधारित था। तो हट के अलग टाइम में पूछ लिया ना ये क्वेश्चन, अलग भर्ती में आया ये क्वेश्चन। किस पर आधारित था? अधिगम हेतु कोहलर का प्रयोग किस पर आधारित था? सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है किस पर? चिंपांजी पर दोस्तों। और कोई भी क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हो जाए, अगर मैंने कुछ अलग उत्तर बता दिया है, आपको अलग लग रहा है, तो समझ आता हूं, आप कमेंट कर देना, क्योंकि स्पीड के साथ क्लास चल रही है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, देखिए मित्रों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष, और संवेदी पेशीय अवस्था उसकी बात करें तो 0 से 2 वर्ष। समझ गए? आगे बढ़िए नेक्स्ट में। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? अमूर्त स्तर पर। कौन सी अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। ये चारों अवस्थाएं याद कर लेना यहां से। अगला क्वेश्चन, अधिगम और प्रशिक्षण का स्थानांतरण उस सीमा तक संभव होता है जहां तक नवीन व पुराने विषयों में समानता पाई जाती है। उपरोक्त विचार का प्रमुख समर्थक कौन है? थोरनडाइक, वुडवर्थ, चार्ल्स जद या सोरेनसन? थोरनडाइक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक के उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना है। यह परिभाषा किसकी है? गिलफोर्ड, गैरेट, मर्फी या कोई नहीं? अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना है। यह परिभाषा किसकी है मित्रों? गिलफोर्ड की है। अगला क्वेश्चन, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। यह अवस्था कौन सी अवस्था होती है? ये 7 से 12 वर्ष वाली, 7 से 12 वर्ष वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 3, 4, 5, 6। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की, बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? अधिगमित निस्सहायता, अभिप्रेरणा, रुचि, बुद्धि। यह है दोस्तों जो अधिगम में बाधक होगा। बाकी अभिप्रेरणा, रुचि, बुद्धि यह तो सहायक है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन ने वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा और अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। यह किसका उदाहरण? चिंतन का, प्रेरणा का, अभिप्रेरणा का, अंतर्दृष्टि का? किसका है ये? अंतर्दृष्टि का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है,
वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 67। अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम। अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, दृश्य श्रव्य सामग्री से या संपर्क से? सामाजिक अधिगम संपर्क से प्रारंभ होता है दोस्तों। क्वेश्चन 69 है, निम्नलिखित में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों तथा या पूर्विकता से शक्तिशाली या कमजोर होता है? किसमें दोस्तों? क्रिया प्रसूत, प्राचीन, सूज या सौतः? कौन सा अनुबंधन, कौन सा अधिगम? क्रिया प्रसूत अधिगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैचारिक क्रियावस्था कौन सी है? वैचारिक क्रियावस्था कौन सी है इनमें से? 7 से 12 वर्ष तक वैचारिक क्रियावस्था। अगला क्वेश्चन। अधिगम आधारित होता है अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर और अनुभव पर? सभी पर, उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत या शिक्षण का सिद्धांत? अनुबंधित प्रतिक्रिया यह अधिगम का सिद्धांत है दोस्तों। किसका है? अधिगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर भी भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर के इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंध है उसका। तो यह किसका उदाहरण है? प्राचीन अनुबंधन का, प्रयास एवं त्रुटि का, सामाजिक अधिगम का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का? यह है प्राचीन अनुबंधन का। उसका प्राचीन समय में सुई के साथ अनुबंधन हो गया है। सुई लगाई जाएगी, दर्द होगा, तो जैसे ही डॉक्टर को देखता है उसको लगता है कि यह भी सुई लगाएगा और दर्द होगा। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर व अनुकरण करके सीखते हैं? प्रयास और त्रुटि, सूझ, सामाजिक और संबंधवाद। अन्य व्यक्तियों को देखेंगे कहां पर? समाज में, मतलब सामाजिकता। सही ऑप्शन सामाजिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिकता का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण? कोई नहीं। पियाजे के अनुसार बौद्धिकता का निर्धारक तत्व है, सामाजिक संचरण नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका। फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने कहा कि शेषवावस्था की अनुभव अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी की अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। यह सही है आपका। पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए क्या कहा? कि संज्ञानात्मक बदलाव सही रहेगा। अगला क्वेश्चन। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है पाठ्यक्रम का पूरा होना, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। अधिगम प्रतिफल यानी बालक के व्यवहार में होने वाला प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक? स्किनर, थोर्नडाइक, पावलोव या कोहलर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत यानी अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी प्रविधि बालकों को अनुशासन सिखाने के लिए उचित है? प्रभुत्वात्मक प्रविधि, प्रजातांत्रिक प्रविधि, अनुमतिपूर्ण प्रविधि या निष्क्रिय प्रविधि? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी प्रविधि है जो बालकों में अनुशासन सिखाने के लिए प्रजातांत्रिक प्रविधि उपयुक्त रहेगी। अगला क्वेश्चन है, अव्यक्त अधिगम के संपर्ते का वर्णन अपने सिद्धांत में किसने किया? अव्यक्त अधिगम के संपर्ते का वर्णन किसने किया था? टोलमैन ने दोस्तों। किसने किया? टोलमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सीखने के सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तकों में से कौन सा सही मेल नहीं खा रहा है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलो, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, उत्तेजक अनुक्रिया का सिद्धांत थोर्नडाइक, पुनर्बलन का सिद्धांत कोपका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अनुबंधन का कौन सा प्रकार
उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर रहता है। प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, आभासी अनुबंधन या पश्चगामी अनुबंधन। कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहारों के परिणाम यानी पूर्व में जो हुआ उस पर रहेगा, तो वो रहेगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगला क्वेश्चन, सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए आईपी पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? पावलोव ने किस पर किया था? कुत्ते पर दोस्तों। पूरा लिख गया यहां पे, कुत्ते पर दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन, संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रवर्तक जीन पियाजे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर व अनुकरण करके भी सीखते हैं? कौन सा सिद्धांत है ये? कौन सा मत है ये? प्रयास एक त्रुटि, सामाजिक अधिगम, संबंधवाद या सूच? कौन सा है मित्रों? सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है। अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का या शिक्षण का? अधिगम का सिद्धांत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत, 5 आवश्यकताएं बताई उसमें, और यह दिया था मास्लो ने। किसने दिया था? मास्लो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन व्यवहारवादी नहीं है? यहां पे बीएफ स्किनर 2 बार आ रहा है, कोई बात नहीं, फ्राइड व्यवहारवादी नहीं है यहां पे, बाकी स्किनर और पावलोव ये व्यवहारवादी है। नेक्स्ट, पर्यटन व त्रुटि अधिगम किसने दिया? पर्यटन और त्रुटि थोरनडाइक का दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर रहता है? प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, पश्चगामी या आभासी? ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, और ये रहेगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा ने दोस्तों। किसने दिया? बंडूरा ने। नेक्स्ट है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत, थोरनडाइक का, थर्स्टन का, कोलर का या हल का? कौन सा? थोरनडाइक का सिद्धांत। प्रयास कीजिए, त्रुटि होगी फिर प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन, बाद में सीखी गई सामग्री यदि पूर्व में सीखी गई सामग्री के धारण में अवरोध पैदा करे तो इस प्रक्रिया को कहेंगे? क्या कहेंगे? पश्चोन्मुखी अवरोध। पश्चिम में, पहले नहीं, बाद वाली जो हम सीख रहे हैं वो पहले वाले में क्या कर रही है? अवरोध कर रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अच्छा नहीं माना जाता? जिसमें बच्चे प्रश्न पूछे और अपनी अलग राय व्यक्त करें, जिसमें बच्चे अध्यापक की आज्ञा का पालन करें और सवाल ना पूछे, यह अच्छा नहीं माना जाएगा। आज्ञा का पालन भी करना है और सवाल भी पूछने हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंपांजी का प्रयोग, चिंपांजी पर प्रयोग किसने किया? कोहलर ने। किसने किया था? कोहलर ने। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? लगभग 2 या 3 टॉपिक आज हमारे कंप्लीट हो रहे हैं यहां पे। पूरी साइकोलॉजी यहां पे नहीं आ रही है, लेकिन 2-3 टॉपिक जो लेकर आया हूं वो ये मान के चलिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है ये। अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अंतर्दृष्टि अचानक होती है नहीं, सही प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर नहीं करती। अंतर्दृष्टि तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी परिस्थिति के विभिन्न अंगों के बीच संबंध देख लेता नहीं। अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है। द ऑप्शन। क्वेश्चन है 99, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष है। थोरनडाइक का कौन सा नियम इसे अंकित करता है? बताइए। सफलता से संतोष यानी सफलता मिलेगी तो प्रभाव मिलेगा, प्रभाव मतलब संतोष। असफलता मिलेगी तो प्रभाव, असंतोष मतलब प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन,
निश्चेष्ट अधिगम मनोवैज्ञानिक रूप से इनके लिए प्रयोग करते हैं। निश्चेष्ट अधिगम मनोवैज्ञानिक रूप से इनके लिए प्रयोग करते हैं। किनके लिए? आलसी छात्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? थोरनडाइक का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिगमित प्रतिक्रिया का क्रमिक लुप्त होना कहलाता है। एक अधिगमित प्रतिक्रिया का क्रमिक लुप्त होना क्या कहलाता है? विलोपन दोस्तों। क्या कहलाता है? विलोपन। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक अधिगम से निकट रूप से नहीं जुड़ा है? अध्यापक, विद्यालय, कक्षा कक्षा और पाठ्यचर्या। अधिगम से विद्यालय नहीं जुड़ा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोफेसर बीएफ स्किनर के नियमों के आधार पर एक परीक्षण का निर्माण कर रहा है। संपर्ते जो कि इस परीक्षण में केंद्र पर होगा वह सूझबूझ, पुनर्बलन, अनुसूचियां, अस्तित्व करने कारण या अनुकरण। पुनर्बलन, अनुसूचियां दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। किसने दिया? कोहलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन अनुबंध संबंधित है किससे? पावलोव से। किससे संबंधित है? पावलोव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? पूर्ण आकार, समग्राकार यानी समग्रता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम के स्थानांतरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति आवश्यक है। प्रभावी विकल्प नहीं, समान घटक वाली दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास की खूंटी पर टांगता था। दो या किसी व्यक्ति का नाम ले लो। अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास जाता हूं। यह उदाहरण है। अनुबंधन, प्रयत्न, लापरवाही, अभिप्रेरणा। अनुबंधन का है दोस्तों ये। और ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन। मित्रों, कैसे लगी क्वेश्चन? डाउट है ना तो कमेंट कर देना, उचित सुझाव मिलेगा। अध्यापन का अधिगम से क्या संबंध है? अध्यापन का अधिगम से दोनों एक दूसरे के सहायक है। और मित्रों, यह मत मानिए कि 111 ही पर्सन, आप क्लास का वेट कीजिए, इसी प्रकार क्वेश्चन लेकर आऊंगा और इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि आप एग्जाम में उतने क्वेश्चन है उनमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे रीट अभ्यर्थी हो चाहे सेकंड ग्रेड अभ्यर्थी हो। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन साथियों ने लाइक नहीं किया ना, लाइक कर देना दोस्तों। आपका लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है। बीच में मैंने नहीं बोला लेकिन अब बोल रहा हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।